गुड इवनिंग लिटरेचर लवर्स, वेलकम टू आवर चैनल लिट विद क्लब। आज का हमारा टॉपिक है नॉवेल एंड इट्स टाइप्स पे। सो टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज नॉवेल? नॉवेल होता क्या है? अ नॉवेल इज अ लॉन्ग नरेटिव वर्क ऑफ फिक्शन। ये एक लंबा यानी लॉन्ग मीन्स लेंदी नरेटिव वर्क है, मीन्स जिसमें स्टोरी टेलिंग की जाती है, किसी तरीके की कहानी बताई जाती है, स्टोरी टेलिंग। वर्क ऑफ फिक्शन मीन्स एक ऐसा वर्क है जो कि फिक्शन पर बेस्ड है, मीन्स काल्पनिक, इमेजिनरी एंड यूजुअली इन प्रोज मीन्स ऑर्डनरी या फिर कॉमन लैंग्वेज में, ऑर्डनरी या फिर कॉमन लैंग्वेज में मीन्स कॉमन सेंटेंसेस में, जैसे हम आम भाषा बोलते हैं सेंटेंसेस का यूज करके, उस फॉर्म में लिखी जाती है, नॉट इन वर्ड्स मीन्स पंक्तियों में नहीं लिखी जाती नॉवेल्स। तो नॉवेल एक लंबी नरेटिव वर्क ऑफ फिक्शन है जो कि यूजुअली प्रोज में ही होती है, मैक्सिमम टाइम लाइक ऑलमोस्ट प्रोज में होती है, एंड जिसमें हम ह्यूमन एक्सपीरियंसेस और इमोशंस को एक्सप्लोर करते हैं। ओके, द बेसिकली नॉवल डिराइव हुआ है इटालियन वर्ड नोवेला से, जिसका मतलब है न्यू, मीन्स जब भी हम कोई नई चीज नई तरीके से हम दिखाते हैं, दैट इज नॉवल। ओके, सिग्निफिकेंस की बात करें तो नॉवल ऑफर्स इनसाइट इनटू सोसाइटी, कल्चर एंड इंडिविजुअल साइकोलॉजी। पहले क्या था कि नॉवेल्स के पहले ड्रामाज लिखे जाते थे, और ड्रामा कभी भी जब कॉम्पोज किया जाता था, किसी भी तरीके का प्ले, किसी भी तरीके का ड्रामा, तो उसके लिए प्रॉपर स्टेज चाहिए होता था, एक सेटिंग, प्लेस, थिएटर, एक्टर्स, ये सारे ताम झाम करने पड़ते थे। बट लोगों को धीरे धीरे लगा कि कोई ऐसा जॉनरा, एक ऐसा फॉर्म ऑफ लिटरेचर होना चाहिए जिसे हम अपने लिविंग रूम में, ड्राइंग रूम में, बेडरूम में, अपने सिटिंग एरिया में, या अपने एकदम रिलैक्स करने वाले आर्म चेयर पर बैठ के भी पढ़ा जा सके। सो यहाँ पे क्या था, धीरे धीरे इस नॉवल का इमर्जेंस यहीं से शुरू हुआ। नॉवल एक ऐसी चीज़ है जिसे हम वाइल ट्रैवलिंग, वाइल कहते हैं ना लेजर टाइम में, अपनी फ्री टाइम में, फुर्सत के पलों में हम इसे पढ़ सकते हैं। तो इसीलिए नॉवल के लिए ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए होती, कोई स्टेज सेटिंग, एक्टर्स एंड कोई ड्रामा कंपनी नहीं चाहिए होता। तो क्या होता है कि नॉवल में हम बहुत सारे कैरेक्टर्स दिखा पाते हैं, यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस, एक्शन जैसी चीज़ें बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करनी होती, इवन नहीं होती है मोस्टली। और इसमें हम डाइवर्स कैरेक्टर्स, डाइवर्स सोसाइटी, डिफरेंट कल्चर्स, क्रॉस कल्चर्स और डिफरेंट कहते हैं ना कि जितने कैरेक्टर्स रहेंगे उनकी उतनी साइकोलॉजीज हमें देखने को मिलती है। इसलिए ये हमें एक पैनोरमिक व्यू देता है ओवर, कहते हैं ना कि एक पूरा अच्छा खासा व्यू, 360 डिग्री व्यू ऑफ सोसाइटी। Okay, so here is one more definition according to Oxford Advanced Learners Dictionary, that a novel is a a novel is a story long enough. एक novel जो है एक ऐसी स्टोरी होती है लगभग इतनी लंबी, यानी इतनी लंबी तो होती हैं जिससे कंप्लीट बुक कहा जा सके, एंड इन विच द कैरेक्टर्स एंड इवेंट्स आर यूजुअली इमेजिनरी। जहाँ पे कैरेक्टर्स और इवेंट्स जो होते हैं वो बेसिकली इमेजिनरी होते हैं, यानी काल्पनिक होते हैं। तो इस नॉवल के बारे में और भी जाना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया रहेगा, वो उस पर भी आप जाके नॉवल के बारे में जान सकते हैं। ओके, सो दीज आर द फ्यू की फीचर्स ऑफ नॉवल। नॉवल में बेसिकली लिखी जाती है प्रोज नरेटिव स्टाइल में। प्रोज मीन्स कॉमन ऑर्डनरी लैंग्वेज, नॉर्मल सेंटेंसेस के फॉर्म में। नरेटिव इसलिए क्योंकि इसमें स्टोरी टेलिंग होती है, इसमें कोई एक्टर्स नहीं होते, प्रॉपर डायलॉग, सेटिंग, स्टेज, ये सारी चीज़ें नहीं होती है। दिस इज नरेटिव नॉट ड्रामेटिक। ये ड्रामेटिक नहीं होता बल्कि नरेटिव होता है। नेक्स्ट इज फोकस ऑन कैरेक्टर्स। इसमें कैरेक्टर्स, प्लॉट, थीम्स पर फोकस किया जाता है। वहीं ड्रामा से कंपेयर करें तो ड्रामा में हमें एक्टर्स, उनके डायलॉग्स, उनकी डायलॉग की डिलीवरीज, सॉलिलोकीज एंड मेनी मोर थिंग्स पर फोकस किया जाता था। तो होता क्या था कि कैरेक्टर, प्लॉट, थीम्स पर फोकस कम हो जाता था। बट नॉवल हमें ये अपॉर्चुनिटी देता है जिसमें हम कैरेक्टर्स और उनकी साइकी को, उनकी कॉन्शियसनेस को हम एक्सप्लोर कर सकें। प्लॉट और थीम्स जैसी चीज़ों पर भी फोकस किया जाता है। एंड लेंथ की बात करें तो लेंथ शॉर्ट स्टोरी से बड़ा होता है या नॉवेलाज से। नॉवेलाज मीन्स ऐसी मीन्स शॉर्ट नॉवेल्स। नॉवेलाज का मतलब होता है शॉर्ट नॉवेल्स जो लगभग 100 पेज से भी कम हो। तो छोटी नॉवेल्स या शॉर्ट स्टोरीज से लंबा होना चाहिए, उसी को हम नॉवेल कहेंगे। एंड वन मोर फीचर इज दैट कि इसे एक्ट्स और सीन्स की बजाय, क्योंकि एक्ट्स और सीन्स हम ड्रामा में डिवाइड करते हैं, ड्रामा में देखते हैं, बट नॉवेल्स में हम इसे चैप्टर्स में डिवाइड करते हैं। चैप्टर 1, चैप्टर 2, कई बार नॉवेल्स के चैप्टर्स के पर्टिकुलर नेम भी होते हैं, ठीक है। इन्हें चैप्टर्स या कई बार एपिसोड्स में भी डिवाइड किया जाता है। तो चैप्टर्स और एपिसोड्स। ओके, सो लेट्स सी अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ नॉवल। नॉवल की ब्रीफ हिस्ट्री की बात करें तो नॉवल ऐसा नहीं कि अचानक से कहीं से आ गया था। नॉवल के जो अर्ली ट्रेसेस है वो तब देखे जा सकते हैं जब मेडिवल रोमांसेस जैसे प्रोज वर्क्स लिखे जा रहे थे। मीन्स ऐसे रोमांसेस का मीन्स एक तरीके का प्रोज वर्क हुआ करता था जो नॉट एग्जैक्टली नॉवल होता था बट मोर लाइक नॉवल, लगभग नॉवल जैसा होता था।
और तो और रिलीजियस एलिग्रीज हो गए, क्लासिकल एपिक्स हो गए, ये सब भी प्रोज में ही आते थे, मतलब लगभग प्रोज थे, इसीलिए इन्हें नॉवल का स्टार्ट माना जा सकता है। जिसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारे सामने टॉमस मेलोरी का ले मॉर्टे दी अर्थ, जो कि 1485 में लिखा गया था। इसे एक अर्ली प्रोज नरेटिव बेस्ड वर्क माना जाता है, जो कि बेस्ड था अर्थरियन लेजेंड्स पर। ये एक प्रोज वर्क था और यहीं से थोड़ा थोड़ा नॉवल का कंसेप्ट शुरू हुआ। नॉट एग्जैक्टली नॉवल, अभी भी नॉवल को, इस टाइप के प्रोज वर्क को प्रोज वर्क कहा जाता था, नॉट नॉवल। 16-17 सेंचुरी तक आते आते ये एक थोड़ा बड़ा रूप लेने लगा। इस टाइप के मेडिवल रोमांसेस एक थोड़े बड़े होने लगे, डेवलपमेंट होने लगा और देखने को मिला पिकारिस टाइप के नॉवेल्स। मींस पिकारिस नॉवेल्स भी हमें देखने को मिलते हैं और कुछ ट्रैवल नैरेटिव्स भी राइटर्स लिखने लगे 16-17 सेंचुरीज के दौरान। और इसमें बेस्ट एग्जाम्पल है टॉमस नैश, जो कि यूनिवर्सिटी विट्स में आते हैं, यूनिवर्सिटी विट्स में। इनका एक वर्क है द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर 1594। ये कहा जाता है पहला नॉवल, ठीक है, और यहीं से धीरे धीरे नॉवल की शुरुआत हुई। इसके बाद जब 18th सेंचुरी की बात आती है, लाइक 16-17 सेंचुरी में टॉमस नैश का अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर आया। 18th सेंचुरी में जो नॉवेल्स आए वो 16-17 सेंचुरी या मेडिवल रोमांसेस की तरह नहीं थे, वो थोड़े मॉडर्न हो चुके थे और इसमें स्टोरी टेलिंग का तरीका बदल गया था। इसमें स्टोरी टेलिंग जो है किसी लेजेंड्स, किसी हीरो और किसी मिथिकल कैरेक्टर पर नहीं, बल्कि रियलिस्टिक स्टोरी टेलिंग की तरफ शिफ्ट हो चुका था। इसमें कैरेक्टर की डेवलपमेंट को दिखाया जाता था, सोशल कमेंट्रीज दिखाई जाती थी, ये सारी चीज़ें। और उसमें एक बेस्ट एग्जाम्पल है डैनियल डेफो का रॉबिन्सन क्रूसो, मॉल फ्लैंडर्स, जिसमें रियलिज्म का अच्छा खासा देखने को मिलता है। नेक्स्ट है सैमुअल रिचर्डसन का पामेला, जो कि बेस्ड है मॉरलिटी एंड सेंटिमेंट्स पर। ये एक एपिस्टोलरी नॉवल है। ये क्या होता है इसके बारे में आगे जानेंगे। नेक्स्ट हेनरी फील्डिंग का टॉम जोन्स, जो कि एक ब्लेंडेड है वर्क है, कॉमेडी, एडवेंचर, सोशल क्रिटिसिज्म, सभी चीज़ों का। तो हम इसी में देख सकते हैं कि बहुत से वैरायटी ऑफ थीम्स हमें देखने को मिल रहा है। रियलिज्म भी देखने को मिल रहा है, मॉरलिटी, सेंटिमेंट, यही कॉमेडी भी, थोड़ा एडवेंचर भी, सोशल क्रिटिसिज्म भी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉरेंस स्टर्न का ट्रिस्टम शैंडी, जो कि स्ट्रक्चर और मेटाफिक्शन जैसी चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करके लिखा गया था। और तो और इसमें एक और नाम है जो मैंने मिस कर दिया, दैट इज टोबियस स्मॉलेट। टोबियस स्मॉलेट का रॉड्रिक रैंडम एक ऐसा वर्क है जो कि बेस्ड है, एक एडवेंचर नॉवल है ये, रॉड्रिक रैंडम। और यही रीज़न है कि ये सैमुअल रिचर्डसन, हेनरी फील्डिंग, लॉरेंस स्टर्न एंड टोबियस स्मॉलेट, इन्हें 4 व्हील्स ऑफ इंग्लिश नॉवल कहा जाता है। यानी ये इंग्लिश नॉवल के 4 पहिए थे जिनसे नॉवल लिखना स्टार्ट हुआ। एग्जैक्टली these are four wheels of English novel. नाम नहीं भूलना, सैमुअल रिचर्डसन, हेनरी फील्डिंग, लॉरेंस स्टर्न एंड टोबियस स्मॉलेट। इसके बाद आते हैं लेटर एजेस पर, दैट इज 18th सेंचुरी में हमने देखा कि 4 व्हील्स यानी कि नॉवेल्स लिखने का स्टार्ट हो चुका था। हमें इंग्लिश नॉवल में 4 ऐसे व्हील्स मिलते हैं, 4 ऐसे बड़े राइटर्स मिलते हैं जिन्होंने नॉवल को लिखना स्टार्ट कर दिया था। इसके बाद आता है रोमांटिसिज्म, मीन्स रोमांटिक एज, जो कि लेट 18th सेंचुरी बट अर्ली 19th सेंचुरी तक रहा। इस एज ने इमोशन, इमेजिनेशन, इंडिविजुअलिज्म और तो और रिटर्न टू नेचर जैसी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि होरेस वॉलपॉल का द कैसल ऑफ ओट्रोंटो, मैरी शेलीज का फ्रैंकेनस्टीन, जेन ऑस्टन के बहुत सारे नॉवेल्स जैसे एमा, प्राइड एंड प्रेजुडिस, ये सारे नॉवेल्स इस एज में लिखे गए। उसके बाद विक्टोरियन नॉवल की बात करें तो जैसे जैसे विक्टोरियन एज आया, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा, साइंस रिलीजन में डाउट बढ़ा, बहुत सारे सोशल इश्यूज हमें देखने को मिलते हैं। इसलिए ये नॉवल फीचर करता है या एड्रेस करता है सोशल इश्यूज को, मॉरलिटी को, रियलिज्म जैसी चीज़ों को। और इसमें कुछ बड़े राइटर्स के नाम हैं जैसे चार्ल्स डिकेंस, जिन्हें हम काफ़ी फेमस मानते हैं, बहुत फेमस नॉवलिस्ट हैं। फिर है शार्लॉट एंड एमिली ब्रॉन्टे, मीन्स ये इनके साथ एक और थी शार्लॉट, एमिली एंड बेसिकली ये ब्रॉन्टे सिस्टर्स थी, ठीक है। इनकी एक और बहन थी, शी वॉज ऑल्सो अ नॉवलिस्ट, बट दीज टू वर मोस्ट फेमस वन। नेक्स्ट इज जॉर्ज एलियट, इनका ओरिजिनल नेम मैरियन एवांस है, और टॉमस हार्डी। ये ऐसे नॉवलिस्ट हैं, ये सारे डिकेंस, ब्रॉन्टे सिस्टर्स, जॉर्ज एलियट एंड टॉमस हार्डी, जो कि विक्टोरियन नॉवेल्स को एक अलग ऊंचाई पर ले गए। मॉडर्निस्ट राइटर्स की बात करें, 19th सेंचुरी जैसे ही खत्म होता है 20th आता है। 20th में क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर होने की वजह से लोगों के बीच केओस, अनरेस्ट, डाउट, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन जैसी चीज़ें बड़ी तेज़ी से फैली। और इसका रिजल्ट ये था कि इस समय के जो नॉवेल्स थे वो फ्रेगमेंटेड नरेटिव्स को दिखाते थे, यानी टूटे फूटे जो नरेशंस होते थे उसको, साइकोलॉजिकल डेप्थनेस को दिखाते थे, यानी हर इंसान की सोच, उसकी कॉन्शियसनेस को दिखाने की कोशिश की जाती थी। एक इंसान कैसे वॉर को लेता है,
इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, या उससे कैसे डील करता है, ये सारी चीज़ें मेन फोकस थी इस एज की। और इसमें नाम आता है हमारे सामने जेम्स जॉयस, वर्जीनिया वुल्फ एंड टी.एच. लॉरेंस जैसे बड़े बड़े नॉवलिस्ट का। एंड देन पोस्ट मॉडर्न नॉवेल्स की बात करें तो जो कि मॉडर्न एज के बाद आया, इसमें नैरेटिव स्ट्रक्चर और ज़्यादा चेंज हो जाता है, क्योंकि अब तक पोस्ट मॉडर्न नॉवेल्स के पास तक वर्ल्ड वॉर 2 भी खत्म हो चुका था। तो वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 ये दोनों के बाद नैरेटिव स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज होता है, आयरनी की तरफ लोग मुड़ जाते हैं, मेटाफिक्शन जैसी चीज़ें एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं, जो कि सलमान रश्दी का नाम सबसे पहले आता है। इन्होंने अपने नॉवेल्स में, सलमान रश्दी ने मैजिकल रियलिज्म जैसी चीज़ें दिखाई, जो कि एक बहुत ही नया कंसेप्ट था। मीन्स रियलिज्म, रियलिस्टिक चीज़ों को मैजिक के साथ एक मैजिकल टच देते हुए इन्होंने कैसे हिस्टोरिकल चीज़ों को एक्सप्रेस किया है, वो इनके नॉवेल्स में काफ़ी देखने को मिलता है। और तो और उस एज में कोलोनाइजेशन जैसी चीज़ थी, कोलोनाइजेशन ने भी काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस किया इस टाइम के नॉवेल्स को, क्योंकि कोलोनाइजेशन की वजह से इमाइग्रेशन, आइडेंटिटी क्राइसिस, ग्लोबलाइजेशन जैसी चीज़ें हुई, और इसका रिजल्ट ये हुआ कि हमें ज़ैडी स्मिथ, काजुओ इशिगुरो और इयान मैकेवान जैसे बड़े बड़े राइटर्स देखने को मिलते हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द फॉर्म्स ऑफ नॉवल। फॉर्म्स ऑफ नॉवल की बात करें तो ये वो फॉर्म्स ऑफ नॉवल हैं, पिकारेस्ट नॉवल, हिस्टोरिकल, गोथिक, एपिस्टोलरी, रीजनल एंड डोमेस्टिक, जो कि अर्लियर फॉर्म्स ऑफ नॉवल माने जाते हैं। यानी जब नॉवल लिखना स्टार्ट हुआ था तब यही सारे वो वेराइटीज़ थे या फॉर्म्स थे जो सबसे पहले आए। आज के टाइम में तो बहुत सारे फिक्शंस है, बहुत तरीके के नॉवेल्स हैं जो लिखे जा रहे हैं, जैसे साइंस फिक्शन, डिटेक्टिव फिक्शन, पल्प फिक्शन, जंक फिक्शन, इस जंक नॉवेल्स एंड ऑल, बहुत सारे। बट ये अर्लियर फॉर्म्स ऑफ नॉवल हैं, तो हम पहले इससे डील करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में उसे डील करेंगे, लाइक मॉडर्न टाइप्स ऑफ नॉवल। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी व्हाट इज पिकारेस्ट नॉवल। पिकारेस्ट नॉवल क्या होता है? पिकारेस्ट नॉवल एक स्पेनिश वर्ड से लिया गया है, पिकारो से, जिसका मतलब होता है रोग या नीव। मीन्स ऐसा इंसान जो धूर्त हो, दुष्ट हो, बदमाश हो, एक धोखेबाज टाइप का इंसान, जिसे सोसाइटी थोड़ा लो मानती है, मीन्स ही बिलोंग्स टू द लो सोशल क्लास। पिकारेस्ट नॉवल बेसिकली बेस्ड होता है एक ऐसे इंसान पर, पिकारो पर, या एक रोग पे, मीन्स एक धोखेबाज इंसान पे, या एक पिकारो टाइप काइंड ऑफ रैस्कल पे, जो कि इस कंट्री से उस कंट्री, इस प्लेस से उस प्लेस, यानी हमेशा ट्रैवल में रहता है, हमेशा इज ऑन अ जर्नी, ठीक है, वो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और जैसे जैसे वो अलग अलग प्लेसेस पे जाता है, उसे नए नए तरीके के लोग मिलते हैं और वो अपनी समझदारी के हिसाब से अपना जीवन गुजारा करता है। और इस करप्ट सोसाइटी, वो जहाँ जहाँ जाता है उस तरीके के लोगों से मिलते हैं, और इसी के थ्रू राइटर जो है सोसाइटी और उसके करप्ट, कहते हैं ना, करप्टेड सोसाइटी, आइडियल सोसाइटी, अच्छी सोसाइटी, बुरी सोसाइटी, हर तरीके की सोसाइटी दिखाने की कोशिश करता है। बेसिकली ये नॉवल आया था स्पेन में, वहीं से ये वर्ड भी आया है, और ये स्टार्ट हुआ 1554 का एक वर्क पब्लिश हुआ था, लजारेलो दी तोर्मस। लजारेलो दी तोर्मस जब पब्लिश हुआ, यही कंसेप्ट लेकर आया पिकारेस का। और पिकारेस नॉवल के कुछ फीचर्स की बात करें तो इसका प्लॉट बहुत ही लूज होता है, क्योंकि जो कैरेक्टर है वो खुद जगह जगह ट्रैवल कर रहा है, ही इज ऑलवेज ऑन अ जर्नी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फ्रॉम अ कंट्री टू कंट्री। इसीलिए इसके जो प्लॉट होते हैं वो काफ़ी एपिसोडिक होते हैं और तो और एडवेंचरस होते हैं। एपिसोडिक इसलिए क्योंकि ये जहाँ जहाँ जैसे जैसे प्लेस चेंज करेगा वैसे वैसे एपिसोड्स चेंज होंगे, सीन्स चेंज होंगे। और एडवेंचरस इसलिए क्योंकि जो कैरेक्टर है, पिकारेस कैरेक्टर, ये जहाँ जहाँ ट्रैवल करेगा इसकी लाइफ वैसे वैसे चेंज होती जाएगी, इसका कैरेक्टर डेवलपमेंट वैसे वैसे होता जाएगा और इसे कई तरीके के एडवेंचर्स, इंसिडेंट्स का सामना करना पड़ेगा। दे कैन बी बोथ टाइप ऑफ एडवेंचर, गुड एंड अ बैड एडवेंचर टू। और तो और एक रियलिस्टिक पिक्चर भी हमें देखने को मिलता है, क्योंकि जैसे जैसे वो कैरेक्टर अलग अलग सोसाइटी में जाता है, वहाँ अपने आप को बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो में पाता है। कई बार सोसाइटी बहुत ही आइडियल होती है, अच्छी होती है, उसके लिए फेवरेबल होती है। कई बार सोसाइटी बिल्कुल उसके ऑपोजिट होती है, तो वो कैसे इस सोसाइटी को में कोप अप करता है, कैसे उन लोगों के साथ कोप अप करता है, या जिस सोसाइटी में वो जा रहा है वहाँ के कैसे बिलीव्स और कस्टम्स या ट्रेडिशंस होते हैं, क्या उसकी लाइफ में चेंज आ रहा है, वो सभी हमें देखने को मिलता है। तो रियलिस्टिक पिक्चर इसीलिए हमें पिकारेस नॉवल में देखने को मिलता है। एम इज टू एंटरटेन एंड डिलाइट। ये जब नॉवल लिखा जा रहा था, इसका बेसिक एम यही था कि इसे एंटरटेनमेंट और डिलाइट के लिए लिखा गया, कोई मॉरल या किसी इंटेंशंस को ध्यान में रखते हुए नहीं लिखा गया था कि हमें इस नॉवल को लिख के किसी को शिक्षा देंगे, नहीं। इट वॉज जस्ट रिटन फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट। इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, जैसे टॉमस नैश का द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर, जैसा कि सबसे पहले लिखा गया है नॉवल 1594। मिगुएल दी सर्वांतिस का डॉन कीहोते 1605 में लिखा गया, ये भी एक बहुत अच्छी स्टोरी है। डैनियल डेफो का मॉल फ्लैंडर्स एक कैरेक्टर पे बेस्ड है ज्यादा। हाँ अच्छा, एक चीज और बता दें कि पिकारेस नॉवल के जो टाइटल्स होते हैं अक्सर उसके कैरेक्टर्स पे बेस्ड होते हैं, यानी कैरेक्टर्स के नेम को ही उठा करके, कैरेक्टर्स नेम एज टाइटल, इसे टाइटल का ही नाम, मीन्स पूरा नॉवल का ही टाइटल दे दिया जाता है। जैसे अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर है, उसके बाद डॉन की होते हैं, डॉन की होते भी एक कैरेक्टर है। मॉल फ्लैंडर्स है,
टॉम जोन्स भी एक मेन कैरेक्टर है, ये हीरोइन है इस नॉवल की, टॉम जोन्स हीरो है। उसके बाद डेविड कॉपरफील्ड, ओलिवर ट्विस्ट, हकलबेरी फिन, दीज ऑल आर द कैरेक्टर्स ऑफ पिकारस नॉवल। और इन्हीं की स्टोरी, इन्हीं के एडवेंचर, इन्हीं की जर्नी पर बेस्ड होती है ये नॉवेल्स। ओके, नेक्स्ट इज हिस्टोरिकल नॉवल। हिस्टोरिकल नॉवल की बात करें तो हिस्टोरिकल नॉवल नाम से ही पता चल रहा है कि एक ऐसी नॉवल जो कि हिस्ट्री से किसी इंसिडेंट को उठा करके लिखी गई हो। बट हिस्टोरिकल नॉवल हिस्ट्री से काफ़ी डिफरेंट होता है। वो इस तरीके से, ये क्या होता है, हिस्ट्री बेसिकली बेस्ड होता है रॉ फैक्ट्स एंड डेट्स पर। हिस्ट्री बुक्स में हम क्या पढ़ते हैं, सिर्फ फैक्ट्स और डेट्स, और इसमें किसी तरीके का इमेजिनेशन, किसी तरीके का लाइक फिक्शन जैसा कुछ भी मिक्स नहीं होता। तो क्या होता है, हिस्ट्री हमें पढ़ने में थोड़ा बोरिंग हो जाता है। बट हिस्टोरिकल नॉवल जब लिखा जा रहा था, या हिस्टोरिकल नॉवल का जब कंसेप्ट आया, आइडिया आया, तो लोगों को लगा, राइटर्स को लगा कि क्यों ना हम इसी हिस्टोरिकल इवेंट को अपने नॉवल में इंक्लूड करें, बट विथ अ टच ऑफ इमेजिनेशन, विथ अ टच ऑफ फिक्शन। तो इसलिए ये हिस्टोरिकल नॉवल आया। लाइफ इन अ हिस्टोरिकल नॉवल, अगर हिस्टोरिकल नॉवल की लाइफ की बात की जाए, इसमें लाइफ को थोड़ा विविड और थ्रिलिंग जैसा दिखाया जाता है। वहीं हिस्ट्री की बुक्स की बात करें तो उसमें ड्राई फैक्ट्स और डेट्स होते हैं जो कि काफ़ी बोरिंग होते हैं। एक हिस्टोरिकल नॉवल इज अ जॉनरा ऑफ फिक्शन दैट रिकंस्ट्रक्ट पास्ट इवेंट्स। इसमें पास्ट इवेंट्स को फिर से उठा करके एक स्टोरी कंस्ट्रक्ट किया जाता है, उसी सेटिंग को उठाया जाता है, उसी समय के कैरेक्टर्स को लिया जाता है, और कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स के साथ इमेजिनेशन जैसी चीज़ें मिक्स करके, ब्लेंड करके हमारे सामने हिस्टोरिकल नॉवलिस्ट एक अलग तरीके से, कहते हैं ना, चीज़ों को प्रस्तुत करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। तो हमारे लिए वो हिस्ट्री थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। जैसे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मेरे दिमाग में आ रहा है, दैट इज वी ऑल मस्ट हैव सीन जोधा अकबर। जोधा अकबर एक मूवी थी, ठीक है, लेकिन जोधा अकबर में जो भी पानीपत की लड़ाई, ये सारी चीज़ें दिखाई गई, दैट वाज रियल, दैट वाज अ हिस्टोरिकल इवेंट जो कभी हुआ था। बट इसमें डायरेक्टर्स ने, मूवी मीन्स प्रोड्यूसर ने, स्टोरी राइटर्स ने क्या किया, इसमें एक टच दे दिया, और इसमें थोड़ा सा लव जैसे सीन्स दे दिए, इसमें थोड़ा सा मीन्स लव कनेक्शन जैसी चीज़ दिखा दी बिटवीन जोधा एंड अकबर, दैट हाउ अकबर फेल इन लव विथ जोधा। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं कि हुआ हो, लेकिन ये थोड़ा सा इमेजिनेशन, थोड़ा सा फिक्शन ऐड करने से ये हिस्टोरिकल इवेंट्स जो है थोड़ी स्पाइसी हो जाते हैं। और इसीलिए हमें हिस्ट्री बुक्स पढ़ने से ज़्यादा ईजी और अच्छा और इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल नॉवेल्स पढ़ना हो जाता है। बेसिकली हिस्टोरिकल नॉवेल्स का एम था कि रीडर्स को एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में ले जाना, और उस समय के हिस्टोरिकल इवेंट्स, कल्चर, फिगर्स, उस समय के कैरेक्टर्स, उस समय के कस्टम्स, बिलीव्स, चीज़ों को लाइक बताना। तो टू फोकस इन एन इमेजिनेटिव मैनर द लाइफ स्टाइल। तो हिस्टोरिकल नॉवल क्या करता है, एक बहुत ही इमेजिनेटिव मैनर में उस समय के लाइफस्टाइल को, उस समय के सोशियो पॉलिटिकल सिनारियो को, कस्टम्स और मैनर्स को दिखाने की कोशिश करता है। जैसा कि मैंने बताया जोधा अकबर में, कि पानीपत की लड़ाई, ये सारी अकबर ने कैसे रूल किया, कितना रूल किया, कहाँ कहाँ रूल किया, ये सारी चीज़ें सही थी, बट विथ अ टच ऑफ हिज लव लाइफ, और या फिर कैसे वो जोधा से शादी करता है, थोड़ा सा लाइक रोमांटिक वे में उसे दिखा देना। दिस इज अ फीचर ऑफ हिस्टोरिकल नॉवल। तो हिस्टोरिकल नॉवल में ध्यान क्या देना चाहिए कि हम कौन सा हिस्टोरिकल टाइम दे रहे हैं, उसे हम प्रॉपर तरीके से जस्टिफाई करें, उसके बारे में हम जानते हैं, तभी हम एक हिस्टोरिकल नॉवल के साथ जस्टिफिकेशन कर सकते हैं। और तो और जो राइटर हिस्टोरिकल नॉवल लिख रहा है उसे प्रॉपर फ्रीडम होनी चाहिए। इट मीन्स ही इज फ्री टू जस्ट एक्सप्रेस एनीथिंग। उसे किसी चीज़ का डर नहीं होना चाहिए कि मुझे ये दिखाना है, ये बताना है या नहीं बताना है। ही इज फ्री टू टेल एवरीथिंग, एवरी प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दैट हिस्टोरिकल टाइम, या फिर किसी तरीके का मेरिट, डीमेरिट, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, उसे ये सारी चीज़ें इग्नोर करते हुए उसे जस्ट हार्श एंड ब्रूटली उस समय की चीज़ें बतानी कि हाँ उस समय ऐसे ऐसी चीज़ें हुई थी। उसे ठीक है इमेजिनेशन जैसी चीज़ें ब्लेंड करनी है, बट इतना ब्लेंड नहीं कर देना है कि फैक्ट्स और फिगर्स या फिर पूरा सच ही बदल जाए। सो ही हैज़ टू कीप दैट इन माइंड। एंड लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज कॉमन स्पीच वाला ही होगा, सॉरी कॉमन स्पेलिंग इज रॉन्ग, कॉमन स्पीच वाला ही लैंग्वेज होगा, लेकिन विद अ टच ऑफ आर्काइज्म। मीन्स उसमें कुछ वर्ड्स या कुछ सेंटेंसेस ऐसे होंगे जो कि उस समय की झलक को दिखाते हैं, यानी जो फील देते हैं हमें कि हाँ ये जो डायलॉग्स या जो भी चीज़ें बोली जा रही है वो उस समय की है। जैसे कि ज़्यादातर हम देखते हैं हिस्टोरिकल मूवीज़ में, तो उसमें क्या होता है कि जहाँ पना या फिर ये महाराजा, कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं जो कि उसी टाइम पीरियड में यूज़ किए जाते थे, और इसी चीज़ को आर्काइज्म कहते हैं। मीन्स ओल्ड टाइप के ओल्ड वर्ड्स उस पर्टिकुलर टाइम के, जो कि आज के समय में आउटडेटेड हो चुके हैं, बट ज़रूरी होते हैं इस टाइप के हिस्टोरिकल नॉवेल्स में यूज़ करना, क्योंकि यही वो वर्ड्स हैं जिनसे हम सेंटेंसेस बनाते हैं और थोड़ा फील देने की कोशिश करते हैं कि हाँ ये हिस्टोरिकल नॉवल चल रहा है एंड वी आर इन द पास्ट। ओके, सो दीज आर द फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ हिस्टोरिकल नॉवल रिटन इन इंग्लिश लिटरेचर। फर्स्ट इज सर वॉल्टर स्कॉट। अच्छा हाँ, एक सर वॉल्टर स्कॉट की जब भी बात आती है तो इनको फादर ऑफ हिस्टोरिकल नॉवल कहा जाता है।
फादर ऑफ हिस्टोरिकल नॉवल, क्योंकि यही एक राइटर थे जो कि जिनसे हिस्टोरिकल नॉवल जैसा कंसेप्ट शुरू हुआ। इन्होंने रॉब रॉय, द हार्ट ऑफ मिडलोथियन, इवान हो जैसे बड़े बड़े हिस्टोरिकल नॉवेल्स लिखे हैं। उसके बाद विलियम थाकरे की नॉवेल्स जो हैं, जैसे हेनरी एसमॉन्ड एंड वर्जीनियंस, ये दोनों भी हिस्टोरिकल नॉवेल्स में ही अकाउंट होती हैं। चार्ल्स डिकेंस ने हर तरीके की नॉवल लिखी है। अभी हमने पेकारिस नॉवल देखी और नेक्स्ट इज हिस्टोरिकल, जिसमें बारनाबाई रश एंड टेल ऑफ टू सिटीज इज अ मस्ट नॉवल, मीन्स मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉवल है ये टेल ऑफ टू सिटीज। एंड लास्ट इज द जॉर्ज एलियट्स का रोमोला। ये कुछ हिस्टोरिकल नॉवल के एग्जाम्पल्स हैं जिसे हमें ध्यान में रखने की जरूरत है। ओके, नेक्स्ट इज गोथिक नॉवल। गोथिक नॉवल की बात करें तो गोथिक नॉवल, गोथिक का मतलब होता है कोई ऐसा नॉवल जो बेस्ड होता है हॉरर, टेरर, फियर जैसी चीज़ों पर, मीन्स घोस्ट, भूतिया नॉवल एक शब्द में कहे तो इसमें टेरर, हॉरर जैसी चीज़ें दिखाई जाती हैं। जैसे थोड़ी मिस्ट्री रहेगी, कुछ चीज़ें रहस्यमय रहेंगी, कुछ सुपरनैचुरल एलिमेंट्स दिखाए जाएंगे जैसे गॉड, स्पिरिट, भूत एंड ऑल दीज थिंग्स, और डार्क रोमांटिसिज्म को पोर्ट्रे किया जाता है। ये नॉवल आया लेट 18th सेंचुरी के टाइम जब रोमांटिक एज चल रहा था, और इसमें हॉन्टेड कैसल्स, एंशियंट रिन्स, जैसे कि कोई खंडहर जैसी जगह, कोई खंडहर जैसा चर्च हो गया, कैथेड्रल्स हो गए, या फिर कोई ढहता हुआ बहुत बड़ा हवेली, किला, मैंशन, इस टाइप की चीज सेटिंग्स रखे जाते थे। और तो और इसमें घोस्ट अक्सर दिखाए जाते थे, या कोई श्राप मिला है, या कोई बुरा अपशगुन समथिंग हुआ है, ओमेंस, या फिर अनएक्सप्लेन टाइप के इवेंट्स और मिस्ट्रीज हमें देखने को मिलते हैं। इसमें फियर, मैडनेस और ह्यूमन माइंड के डार्कर एस्पेक्ट्स को पोर्ट्रे किया जाता है। इसका ऐसे तो इंग्लिश में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बट हम मूवीज़ की अगर बात करें तो 1920 जैसे मूवीज़ हम सभी ने देखे हैं। उसके बाद बहुत सारे ऐसे राज जैसी मूवीज हो गई, ये सारी गोथिक मूवीज में आती है। फिलहाल हमें नॉवेल्स देखना है तो नॉवेल्स की एग्जाम्पल देखते हैं। नॉवेल्स में होरेस वालपोल का द कैसल ऑफ ओट्रांतो, मैरी शेली का फ्रैंकेनस्टीन, दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉवल, ब्राम स्टोकर का ड्रैकुला, जिसमें किसी मॉन्स्टर को दिखाया जाता है। हाँ, गोथिक नॉवल में जरूरी नहीं कि भूत प्रेत ही दिखाया जाए, इट कैन बी अ मॉन्स्टर टू, इट कैन बी अ वेम्पायर टू, इट कैन बी अ वेयरवुल्फ टू, ये सारे गोथिक नॉवेल्स में आते हैं। एमिली ब्रॉन्टे का वर्दरिंग हाइट्स है, एंड द एंड रेडक्लिफ का मिस्ट्री ऑफ उडोल्फो, ये सारे गोथिक नॉवेल्स के एग्जाम्पल्स हैं। नाउ एपिस्टोलरी नॉवल, अभी हमने ऊपर देखा था कुछ एपिस्टोलरी नॉवल, और एपिस्टोलरी नॉवल में जो सबसे पहला नाम आता है वो है सैमुअल रिचर्डसन का। सैमुअल रिचर्डसन का वर्क है पामेला एंड क्लैरिसा, और यही माने जाते हैं एपिस्टोलरी नॉवल के लाइक फाउंडर या पाइनियर। तो एपिस्टोलरी नॉवल बेस्ड होता है, ये बहुत ही सिंपल सा नॉवल है, ये बेस्ड होता है बेस्ड ऑन लेटर्स, यानी जब हम किसी नॉवल को लेटर्स के फॉर्म में स्टोरी सुनाते हैं किसी नॉवल में, दैट नॉवल इज कॉल्ड एपिस्टोलरी नॉवल। ये एपिस्टोलरी नॉवल आया है ग्रीक वर्ड एपिस्टल से, जिसका मतलब होता है लेटर। नॉवल रिटन इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स, एक ऐसा नॉवल जो कि लेटर्स के फॉर्म में लिखा जाए। कभी कभार डायरी एंट्री, न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स जैसी चीज़ें भी इसमें इंक्लूड हो सकती हैं, क्योंकि लेटर्स के साथ हम कई बार कुछ ऐसे चीज़ें इंक्लूड करते हैं। ये भी 18th सेंचुरी के टाइम पॉपुलर हुआ था, और इसे पॉपुलर करने वाले थे सैमुअल रिचर्डसन, जिन्होंने अपना पामेला और क्लैरिसा जैसे वर्क्स को लाकर इसे शुरू किया। उसके बाद बहुत से लोगों ने लिखा, जैसे ब्राम स्टोकर का ड्रैकुला, जो कि एक गोथिक नॉवल भी है। तो ये गोथिक के साथ साथ एक एपिस्टोलरी नॉवल भी है। और तो और एलिस वॉकर का द कलर पर्पल, ये कुछ एग्जांपल्स हैं एपिस्टोलरी नॉवल के। ओके, नेक्स्ट इज रीजनल नॉवल। रीजनल नॉवल जिसे हम हिंदी में कहा जाए तो क्षेत्रीय उपन्यास भी कहते हैं। क्षेत्रीय मीन्स बिलोंगिंग टू पर्टिकुलर प्लेस और सोसाइटी, जो कि किसी क्षेत्र से कनेक्टेड हो, किसी पर्टिकुलर प्लेस से कनेक्टेड हो, और इसमें उस पर्टिकुलर प्लेस को सेंटर में लेते हुए, यानी कि उस पर्टिकुलर प्लेस को फोकस में लेते हुए उस पर्टिकुलर एरिया की सोसाइटी को, वहाँ के लोगों को, वहाँ के उनके तौर तरीकों को, वहाँ की ही कहानी को हम दिखाते हैं। और जब उसी पर्टिकुलर रीजन पर बेस्ड अगर नॉवल जब हम लिखते हैं, दैट नॉवल इज कॉल्ड रीजनल नॉवल। तो अ नॉवल विच डील्स विद द फिजिकल फीचर्स, पीपल, लाइफ, यानी कि एक ऐसी नॉवल जो कि वहाँ के फिजिकल फीचर्स पर बेस्ड हो, वहाँ के लोगों पर बेस्ड हो, लाइफ पर बेस्ड हो, कस्टम्स पर बेस्ड हो, उनकी हैबिट्स, उनके मैनर्स, ट्रेडिशंस या लैंग्वेज पर बेस्ड हो, किसी एक पर्टिकुलर लोकेलिटी या किसी एक पर्टिकुलर सोसाइटी पर, तो दैट इज कॉल्ड रीजनल नॉवल। ये रीजनल नॉवल जनरली डेमोक्रेटिक होता है, किस सेंस में देखा जाए, बिकॉज इट डील्स विद द कॉमन मैन, क्योंकि ये कॉमन मैन से डील करता है, या कॉमन वुमेन से, जो कि एक नॉर्मल से सोसाइटी में अपना जीवन गुजारा कर रहे हैं। वो अपना कोई काम कर रहे होते हैं, हो सकता है डॉक्टर हो, एक पर्टिकुलर कारपेंटर हो, इट कैन बी एनीवन, ठीक है। वो अपने प्रोफेशन को कैरी ऑन कर रहे हैं, अपने काम को कर रहे हैं, और उस पर्टिकुलर रीजन में रहते हुए वहाँ के सारे रूल्स, रेगुलेशंस, कस्टम्स, ट्रेडिशंस को फॉलो करते हुए एक अपनी सिंपल सी लाइफ गुजार रहे हैं। तो इस टाइप के पर्सन पर जब नॉवल बेस्ड होती है, दैट इज रीजनल नॉवल।
इस नॉवल में हम एक्सप्लोर करते हैं कि कैसे इन्वायरमेंट, जिस इन्वायरमेंट में हम रह रहे हैं, वो हमारे कैरेक्टर को और हमारी लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है। यानी जिस एरिया में हम रहते हैं, जिस पर्टिकुलर सोसाइटी में हम रहते हैं, वेदर इट बी दिल्ली, वेदर इट बी एनी पर्टिकुलर एरिया, तो कैसी वहाँ की चीज़ें जो है हमारे कैरेक्टर को, हमारे नेचर को, हमारे बिहेवियर को, हमारे बिलीव्स को इन्फ्लुएंस करती है। तो ये हमें रीजनल नॉवल में देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज द प्लॉट ऑफन रिवॉल्व्स अराउंड द कंसर्न्स ऑफ लोकल पीपल। इसमें जो कन्फ्लिक्ट होता है या जो मेन प्रॉब्लम दिखाई जाती है वो भी उसी रीजन पर बेस्ड होगी। यानी पर्टिकुलर रीजन का कोई पानी की समस्या दिखाई जाएगी या किसी किसी तरीके की समस्या उस पर्टिकुलर रीजन की हो सकता है, सती प्रथा दिखाई जाए, उस पर्टिकुलर रीजन की डाउरी सिस्टम दिखाया जाए, उस पर्टिकुलर रीजन का हो सकता है ये दिखाया जाए कि हाँ उस चाइल्ड मैरिज जैसी चीज़ें, या उस पर्टिकुलर एरिया का कोई गैंगस्टर दिखाया जाए, उस पर्टिकुलर एरिया का कोई गुंडा दिखाया जाए। इट कैन बी एनीथिंग। तो उस पर्टिकुलर प्लेस का के बारे में जब भी हम दिखाते हैं, उसकी क्लास डिविजन्स को, वहाँ के रूरल अर्बन कन्फ्लिक्ट्स को दिखा सकते हैं या फिर स्ट्रगल्स को दिखा सकते हैं। ये सारी चीज़ें रीजनल नॉवल में कवर होती है। रीजनल नॉवल को अगर एग्जाम्पल्स के थ्रू समझना हो तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन अगर एक शब्द में समझना हो तो हम सभी ने एक वेब सीरीज देखी है, मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर एक ऐसी वेब सीरीज है जो कि एक रीजनल नॉवल कही जा सकती है, बट इन द फॉर्म ऑफ सिनेमा, या वो एक सीरीज के फॉर्म में, लाइक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है रीजनल नॉवल का। तो जो मिर्ज़ापुर जो भी वेब सीरीज है वो पर्टिकुलर उसी एरिया पे बेस्ड है, मिर्ज़ापुर एरिया पे। उसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो उसी एरिया का लैंग्वेज बोल रहे होते हैं, उसी एरिया के तौर तरीकों को अपना रहे होते हैं। जो हमें उस पर्टिकुलर मिर्ज़ापुर सीरीज में जो प्लेसेस सुनने को मिलते हैं वो भी मिर्ज़ापुर में ही बेस्ड हैं। जो उनके बिलीव्स है, कस्टम्स है, जो भी केओस है, जो भी कन्फ्लिक्ट है, वो सारे मिर्ज़ापुर के बाउंड्री के अंदर ही होंगे। तो इस टाइप का अगर कोई नॉवल होता है दैट इज रीजनल नॉवल। तो फिलहाल हमें तो इंग्लिश लिटरेचर में देखना है कि कितने तरीके के नॉवेल्स होते हैं, मतलब कौन कौन से रीजनल नॉवेल्स हैं। अच्छा, रीजनल नॉवल की एक और खासियत ये है कि कई बार राइटर्स क्या कोशिश करते हैं कि या तो रियल लाइफ का रीजन कोई उठाते हैं, यानी कि कोई क्षेत्र या कोई प्लेस अगर उठाते हैं तो कई बार वो रियल लाइफ से उठाते हैं, यानी कि ऐसा प्लेस जो एग्जिस्ट करता हो अर्थ पे। कई बार बहुत से राइटर्स ने एक नया एक्सपेरिमेंट भी किया है, वो ये कि वो अपना इमेजिनरी प्लेस क्रिएट करते हैं। यानी जनरली रीजनल नॉवलिस्ट जो होते हैं ये अपने खुद से एक इमेजिनरी कंट्री या इमेजिनरी प्लेस क्रिएट करते हैं और इसे पर्टिकुलर अपना खुद से इन्वेंट किया हुआ नाम देते हैं। तो इनके एग्जांपल्स भी इसमें हैं, जैसे मारिया एजवर्थ का ने लिखा है कैसल रैकरेंट और एब्सेंटी जैसे रीजनल नॉवेल्स। ब्रॉन्टे सिस्टर्स का लिखा हुआ है वर्दिंग हाइट्स और शर्ली, जो कि पर्टिकुलरली बेस्ड होता है यॉर्कशायर मोरलैंड्स पर। मीन्स ब्रॉन्टे सिस्टर्स का वर्दिंग हाइट्स या शर्ली या बहुत सारे नॉवेल्स जो है ज़्यादातर यॉर्कशायर मोरलैंड्स पर बेस्ड है। वहीं जॉर्ज एलियट का एडम बेट्स, लास्ट मारिनर, मिल ऑन द फ्लॉस, ये भी रीजनल नॉवेल्स का एक अच्छा एग्जाम्पल है। थॉमस हार्डी जाने जाते हैं अपने वेसेक्स नॉवेल्स के लिए, वेसेक्स उनका एक इमेजिनरी प्लेस है। वैसे ही विलियम फॉकनर जाने जाते हैं अपने अमेरिकन साउथ वाली सेटिंग के लिए, इनके नॉवेल ज़्यादातर अमेरिकन साउथ में सेट किए गए रहते हैं। और हमारे पास इंडियन राइटर भी हैं जिनका नाम है R.K. नारायण। इनके नॉवेल्स बेसिकली सेट हैं मालगुड़ी में, मालगुड़ी जो कि एक्चुअली में इंडिया में कोई ऐसा प्लेस नहीं है, बट इट्स अ फिक्शनल टाउन क्रिएटेड बाय हिज ओन इमेजिनेशन। ओके, सो ये सारे जो है रीजनल नॉवल के एग्जाम्पल्स हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जो है या तो पर्टिकुलर प्लेस मीन्स रियल प्लेसेस को ये लेते हैं या कोई इमेजिनरी जैसा प्लेस क्रिएट करके ये लिखते हैं। ओके, डोमेस्टिक नॉवल की बात करें तो डोमेस्टिक नॉवल में इसे सेंटिमेंटल नॉवल भी कहा जाता है या फैमिली नॉवल भी कहा जाता है। इट मीन्स ऐसा नॉवल जो कि बेस्ड है फैमिली इशूज़ पर, फैमिली रिलेशनशिप्स पर, जैसे लव, मैरिज, मोरालिटी, सोशल ड्यूटी कि हमारी समाज को लेकर कुछ चीज़ें हैं, कुछ कर्तव्य है हमारा समाज को लेकर, ये सारी चीज़ें। तो ये इस टाइप के चीज़ों पर बेस्ड जब नॉवल लिखे जाते हैं तो दैट इज डोमेस्टिक नॉवल। डोमेस्टिक नॉवल ज़्यादातर फीमेल प्रोटैगनिस्ट पर बेस्ड होते हैं। इसमें ज़्यादातर चूंकि डोमेस्टिक लाइफ हमें दिखानी है, फैमिली रिलेशनशिप्स दिखाने हैं, तो ये फीमेल प्रोटैगनिस्ट को ध्यान में रखते हुए दिखाया जाता है। और मीन्स फीमेल हीरोइन ज़्यादातर इसमें देखने को मिलती हैं, क्योंकि एक वही फीमेल्स ही ऐसी पर्सन होती हैं एक फैमिली में जो कि हर चीज़ों से कनेक्टेड होती हैं। ही इज कनेक्टेड विद द हेड ऑफ द फैमिली, विद द हस्बैंड, विद द इन लॉज, विद द चिल्ड्रन, विद द सोसाइटी एंड एवरीथिंग, with her parents. So this novel explore their personal growth. इस नॉवल में डोमेस्टिक नॉवल में फीमेल प्रोटैगनिस्ट के पर्सनल ग्रोथ को दिखाया जाता है कि कैसे सोसाइटी की चीज़ें, फैमिली की चीज़ें, बहुत सारे रिलेशनशिप्स जैसी चीज़ें, लव, मैरिज, मॉरलिटी, सोशल ड्यूटी जैसी चीज़ें जो हैं उनके ग्रोथ को कैसे कंट्रोल करती हैं, कैसे इफेक्ट करती हैं, उनकी स्ट्रगल्स को दिखाया जाता है कि वो कैसे इन सभी चीज़ों से कोप अप करती हैं, एंड सोसाइटल रोल्स विद इन द हाउस होल्ड। बेसिकली ये सारी जो डोमेस्टिक नॉवेल्स हैं ये डोमेस्टिक स्पेसेस में ही सेट होते हैं।
इनका कोई अलग से सेटिंग नहीं होता या पर्टिकुलर प्लेस नहीं होता। ये ज़्यादातर हमें घरों में दिखाए जाते हैं। सेटिंग इनका घर होता है, कम्युनिटी होता है और बहुत ही विद इन द फोर वॉल्स ऑफ होम सेट होते हैं। तो डोमेस्टिक नॉवल का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है जेन ऑस्टिन की नॉवेल्स में। जेन ऑस्टिन का प्राइड प्रेजुडिस हो गया, इसमें एमा जैसे नॉवेल्स हो गए, इसमें परजुएशंस, सेंस एंड सेंसिबिलिटी, ये सारे जेन ऑस्टिन के नॉवेल्स जो हैं डोमेस्टिक नॉवेल्स में काउंट होते हैं। वैसे ही हैरियट बिचेस्टो के अंकल टॉम्स केबिन, लुइस मे अल्कॉट के लिटिल वुमेन एंड शार्लोट ब्रॉन्टे का जेन आयर, ये सब एक डोमेस्टिक नॉवेल्स हैं। So, with this, we complete our video of forms of novel. Hope you liked the video. Thanks for watching. Like, share, and subscribe.